अध्ययन आईएएस के डिजिटल लर्निंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी। हिट एंड रन कानून। भारत में हाल ही में लागू हुए हिट एंड रन कानून ने पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट यूनियन द्वारा हड़ताल को जन्म दे दिया है। देश के कई हिस्सों में इस हड़ताल के चलते डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति की समस्या भी देखने को मिली। क्या है नया हिट एंड रन कानून? भारतीय न्याय संहिता ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता का रिप्लेसमेंट है। बीएनएस के अनुसार अगर किसी ड्राइवर की लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते कोई गंभीर सड़क दुर्घटना होती है और वह पुलिस या किसी अधिकारी को इस घटना की जानकारी दिए बिना चला जाता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। इसके लिए 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस कानून का मकसद दुर्घटना के बाद ड्राइवर को भागने से रोकना है। भारतीय न्याय दंड संहिता में पहले हिट एंड रन जैसी घटनाओं के लिए कोई सीधा कानून नहीं था। ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए आईपीसी की धारा 304A का प्रयोग किया जाता था, जिसके मुताबिक लापरवाही से किए गए किसी काम की वजह से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अधिकतम 2 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। ट्रक और टैंकर ड्राइवर्स के विरोध प्रदर्शन का कारण मुख्य रूप से दुर्घटना की जगह छोड़कर भागने के लिए सजा मिलने के मामले से जुड़ा था। इन मामलों में नए कानून के हिसाब से ड्राइवर को 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि पुराने नियम के तहत 2 साल की सजा और जुर्माना था। नए कानून की आलोचना इसलिए हुई क्योंकि दुर्घटना भले ही पूरी तरह से ड्राइवर की गलती की वजह से न हुई हो, फिर भी इसका खामियाजा उन्हें काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। इसके अलावा ट्रक ड्राइवरों को इस बात का भी डर था कि घायलों को अस्पताल तक ले जाते समय उन्हें भीड़ की हिंसा का सामना भी करना पड़ सकता है। 2 जनवरी 2024 को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि हिट एंड रन मामलों से संबंधित नया दंड प्रावधान लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। पूर्व में ग्राम स्तर पर पंचायती राज एवं राजनीतिक संस्था के मुद्दे पर समितियों के सुझावों पर एक प्रकाश। भारत में पंचायत सिस्टम पूरी तरह से स्वतंत्रता के बाद की घटना नहीं है। वास्तव में ग्रामीण भारत में प्रमुख राजनीतिक संस्था सदियों से ग्राम पंचायत ही रही है। प्राचीन भारत में पंचायतें एक तरह से निर्वाचित काउंसिल होती थीं, जिनके पास आमतौर पर कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां होती थीं। हालांकि स्वतंत्रता से पूर्व के समय में पंचायतें गांव की उच्च जातियों को बाकी हिस्सों से अलग और ऊंचा दर्शाने का साधन भी थी, जिसके कारण सामाजिक आर्थिक स्थिति या जाति पदानुक्रम के आधार पर विभेदन, विभाजन या भेदभाव भी बना रहता था। हालांकि आजादी के बाद के काल में जब संविधान की ड्राफ्टिंग पूर्ण हुई, तब पंचायती राज व्यवस्था के विकास को गति मिली। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई समितियां नियुक्त की गईं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, LM सिंघवी समिति। बलवंत राय मेहता समिति, इस समिति की नियुक्ति 1957 में की गई थी। समिति ने एक लोकतांत्रिक डिसेंट्रलाइज्ड स्थानीय सरकार की स्थापना का सुझाव दिया, जैसे पंचायती राज के नाम से जाना गया। समिति की सुझाव त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अशोक मेहता समिति एवं पंचायती राज। भारत में गिरती पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के उपाय सुझाने के लिए 1977 में इस समिति की नियुक्ति की गई। इनका मानना था कि त्रिस्तरीय प्रणाली को 2 स्तरीय प्रणाली से रिप्लेस किया जाना चाहिए, जिला परिषद और मंडल पंचायत।
जिला परिषद को कार्यकारी निकाय होना चाहिए और जिला स्तर पर योजना के लिए जिम्मेदार होनी चाहिए। संस्थानों को अपने स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए अनिवार्य टैक्सेशन पावर भी प्राप्त होनी चाहिए। GVK राव समिति। इस समिति की नियुक्ति 1985 में प्लानिंग कमीशन द्वारा की गई थी। इनका मानना था कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन के कारण जमीनी स्तर पर विकास नहीं हो पाया। इन्होंने सुझाव दिया कि जिला स्तर पर विकासात्मक कार्यक्रमों का प्रबंधन करने के लिए जिला परिषद प्रमुख निकाय होगी। जिला विकास आयुक्त का पद क्रिएट किया जाएगा। वह जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। जिला और पंचायती राज प्रणाली के निचले स्तरों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की विशिष्ट योजना, कार्यान्वयन और निगरानी का काम सौंपा जाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था के स्तरों पर चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए। LM सिंघवी समिति। इस समिति की नियुक्ति 1986 में भारत सरकार द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। समिति द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए। पंचायती राज प्रणालियों को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को मान्यता देने के लिए संवैधानिक प्रावधान भी होने चाहिए। समिति ने ग्राम पंचायत को अधिक विशेष बनाने के लिए गांव के पुनर्गठन का सुझाव दिया। इसने सिफारिश की कि ग्राम पंचायतों के पास अपनी गतिविधियों के लिए अधिक वित्त होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और उनके कामकाज से संबंधित अन्य मामलों पर निर्णय लेने के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाने चाहिए। उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि पंचायतें स्थानीय समस्याओं की पहचान करने और उन्हें हल करने में बहुत प्रभावी हो सकती हैं और बुनियादी मदद कर सकती हैं। महत्वपूर्ण जानकारी। 1959 में राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था। जस्टिस गवई को SC कानून सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस BR गवई को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति SC-LSC के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। इससे पहले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद शीर्ष अदालत के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे। निम्नलिखित को न्याय विभाग द्वारा 29 दिसंबर 2023 को अधिसूचित किया गया। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति क्या है? SC-LSC का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3A के अनुसार समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। धारा 3A में यह भी कहा गया कि केंद्रीय प्राधिकरण यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA समिति का गठन करेगा। NALSA में शामिल हैं एक मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जज जो अध्यक्ष हैं, निर्धारित अनुभव और योग्यता वाले अन्य सदस्य। इसके अलावा CJI समिति में एक सचिव भी नियुक्त किया जा सकता है। SC-LSC के सदस्य। SC-LSC में अध्यक्ष BR गवई और CJI द्वारा नामित 9 सदस्य शामिल हैं। समिति CJI से परामर्श के बाद केंद्र द्वारा निर्धारित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है। NLSA नियम 1995 के नियम 10 के अनुसार SC-LSC सदस्य अपने अनुभव और योग्यता का विवरण देते हैं। कानूनी सेवाओं की आवश्यकता क्यों है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर हो एवं न्याय को बढ़ावा दे। राज्य को उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए। राज्य, जिला और तालुका के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण। SLSA का प्रमुख संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, जबकि वरिष्ठ HC न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष होता है। 1980 में कानूनी सहायता योजनाओं को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति बनी। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस PN भगवती थे।
इसके बाद NALSA की नीतियों और निर्देशों का पालन करने, लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देने और लोक अदालतों का संचालन करने के लिए हर राज्य में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण DLSA और तालुक कानूनी सेवा समितियां बाद में स्थापित की गईं। वे प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय परिसर में पाई जा सकती हैं। प्रत्येक DLSA की अध्यक्षता संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तालुका या उप विभागीय कानूनी सेवा समितियों का नेतृत्व एक वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश करता है। सामूहिक रूप से ये निकाय अन्य कार्यों के साथ साथ कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित करते हैं, मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं और प्रमाणित आदेश प्रतियां और अन्य कानूनी दस्तावेजों की आपूर्ति और प्राप्त करते हैं। मुस्लिम महिलाओं को तलाक दर्ज करने के लिए किसी लीगल ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि यदि किसी मुस्लिम महिला को पर्सनल लॉ के तहत तलाक दिया गया है तो उसे तलाक को दर्ज कराने के लिए अदालत जाने की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट का यह आदेश और टिप्पणियां एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला की याचिका पर आई, जिसने स्थानीय विवाह रजिस्ट्रार को विवाह रजिस्टर में उसका तलाक दर्ज करने का आग्रह किया था। रजिस्ट्रार ने इस आधार पर तलाक दर्ज करने से इनकार कर दिया कि 2008 के नियमों में ऐसा करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद महिला ने हाई कोर्ट का रुख किया। अदालत ने कहा, तलाक को अदालत के आदेश पर जोर दिए बिना दर्ज किया जा सकता है यदि यह व्यक्तिगत कानून के आधार पर दिया गया हो। न्यायमूर्ति PV कुन्हीकृष्णन ने कहा कि केरल विवाह पंजीकरण नियम 2008 के तहत एक महिला को अपनी शादी का पंजीकरण कराना पड़ता है। उसे तलाक उसके पर्सनल लॉ के तहत मिला है तो उसे अपना तलाक दर्ज कराने के लिए कोर्ट नहीं भेजा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति PV कुन्हीकृष्णन ने कहा कि केवल इसलिए कि एक महिला ने अपनी शादी को केरल विवाह पंजीकरण नियम के अनुसार पंजीकृत किया है, उसे तलाक को दर्ज करने के लिए अदालत में घसीटे जाने की जरूरत नहीं है अगर तलाक उसके व्यक्तिगत कानून के अनुसार प्राप्त किया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि 2008 के नियम के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला जब तक दूसरी शादी नहीं कर सकती है जब तक अदालत जाकर रजिस्ट्रार से एंट्री को ना हटा दे, लेकिन पुरुषों के लिए ऐसी कोई रुकावट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने CEC चुनने वाले पैनल से CGI को बाहर करने वाले नए कानून पर रोक लगाने से किया इनकार। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए हाई पावर सिलेक्शन कमेटी के सदस्य के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने के शीर्ष अदालत के फैसले को खारिज कर दिया गया था। मार्च 2023 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, CEC और EC की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। जहां विपक्ष का कोई नेता उपलब्ध ना हो, वहां समिति को लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को शामिल करना था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2024 को इस नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 324(2) में कहा गया कि CEC और EC की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से की जाएगी, जब तक कि संसद चयन के मानदंड और सेवा और कार्यकाल की शर्तों को तय करने वाला कानून नहीं बना देती। इसके बाद सरकार ने एक नया कानून बनाया, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023, जिसमें CGI को सिलेक्शन पैनल से बाहर कर दिया। कांग्रेस नेता जया ठाकुर और संजय मेश्राम ने नए कानून पर स्टे लगाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। उसमें कहा कि यह भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र मैकेनिज्म प्रदान नहीं करता है। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत में इस कानून पर रोक लगाने का दबाव डाला। एडवोकेट सिंह ने जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच से कहा कि नया कानून सेपरेशन ऑफ पावर की अवधारणा के खिलाफ है। याचिका में यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली शासन की गुणवत्ता और लोकतंत्र की ताकत को काफी हद तक निर्धारित करती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है। 9 दिसंबर 2023 को
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद से पारित इस नए कानून को भी मंजूरी दी थी। कोर्ट आगे इस मामले की सुनवाई अप्रैल में करेगा। एक झलक मुख्य खबरों पर। राष्ट्रपति ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को 2026 तक 3 और वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। शुरुआत में अक्टूबर 2019 में 1 साल के लिए शुरू की गई इस योजना को बढ़ा दिया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सभी 36,000 निर्णयों को अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद करने की महत्वपूर्ण परियोजना ESCR ने 2023 में अभूतपूर्व गति हासिल की। ESCR पोर्टल जनवरी 2023 में केवल 2,238 अनुवादित निर्णयों के साथ शुरू हुआ था। बिहार कैबिनेट ने बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसका कारण बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे 2022 के निष्कर्ष हैं, जिसमें पता चला कि बिहार की लगभग 1/3 आबादी अभी भी गरीबी में जी रही है।